हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? आज का जो ये वीडियो रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे जो अनुसूचियां हैं हमारे भारत के संविधान में उन अनुसूचियों के बारे में कि क्या उनके बारे में लिखा है। हम कोशिश करेंगे कि कुछ ट्रिक्स बना के कुछ ट्रिक्स से समझें कि हमें याद रहें वो। तो हम सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है, कौन सी अनुसूची में क्या विषय है। इसके बारे में हम जानेंगे। संविधान बना तब कितनी अनुसूचियाँ थी, अब क्या क्या बदलाव हो गए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि है कि भारतीय संविधान है, भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो देश के राजनीतिक एवं कानूनी ढांचे को निर्धारित करता है। ये तो है ही कि हमारा जो संविधान है वो देश का सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है। और ये 1947 के बाद जो स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद में पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। जब ये लागू हुआ था उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। और इसके बारे में देखो, जब ये इसको बनने में कितना टाइम लगा था, संविधान को बनने में लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने दिन में संविधान बन के लागू मतलब तैयार हो गया था, इतने दिन। और संविधान जब बना था उस टाइम पे इसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और उस समय पे जो भाग थे मतलब 12 भाग थे। 22 भागों में बटा हुआ था, 8 अनुसूचियाँ एवं 395 आर्टिकल्स थे। वहीं वर्तमान की बात की जाए तो इन अनुसूचियों को बढ़ाकर इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अब ये अनुसूचियाँ कब कब जुड़ी, मतलब 8 अनुसूचियाँ तो थी, इसके बाद में जो 4 अनुसूचियाँ जुड़ी वो एक आठवीं अनुसूची जो थी 1950 तक 8 थी, ये हमने पढ़ा है। 1951 में जुड़ी 9वीं जो अनुसूची थी, जो 1951 में जोड़ी गई। 1959 में मतलब 8 साल बाद में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके अलावा 1992 में 11 और 12 अनुसूचियाँ, तो वर्तमान में टोटल ओवरऑल कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमें जानना है कि हम एक एक अनुसूची के बारे में जानेंगे, क्या क्या उनमें ऐसा क्या क्या उनमें विषय क्या विषय हैं, किनसे संबंधित वे अनुसूचियाँ। तो स्टार्टिंग करें फर्स्ट शेड्यूल से। जो पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया है, इसमें मैंने जो फॉर्मेट है उसको पॉइंट फॉर्म में इस तरीके से लिखा है कि आपको याद रहे, समझ में अच्छा है। पर्पज़ क्या था वो डिटेल्स में। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है भारत के जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं एवं क्षेत्र के बारे में, मतलब दी बाउंड्रीज और एरियाज, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट की बाउंड्री और ये एरियाज कितने हैं इनके बारे में है। पर्पज़ था भारत के क्षेत्रीय परिसीमन को निर्धारित करना, मतलब राज्यों के क्षेत्र को, भारत में राज्य यूटीज के क्षेत्र को निर्धारित करना, ये इसका पर्पज़ था। तो पहली अनुसूचियों में क्या है, राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा और क्षेत्र कितना होगा इसके बारे में है। और जो दूसरी इसके बाद आते हैं दूसरी अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में सैलरीज एंड एलोवेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, गवर्नर एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, साथ में उनके मतलब हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, उनके वेतन क्या रहेगा, भत्ता, ये सेकंड शेड्यूल में मतलब दूसरी अनुसूची में इनको इनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और जिनका पर्पज़ क्या था, इनका पर्पज़ था कि विभिन्न पदों के वेतन एवं भत्तों की जानकारी देने वाला ये जो सेकंड है, जो सेकंड अनुसूची है, प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ फॉर वेरियस पोजीशंस के लिए, अलग अलग विभिन्न पदों के लिए वेतन एवं भत्तों की जानकारी। मतलब सेकंड जो है दूसरे पे पद आएगा, फर्स्ट पे क्या आएगा, आपको क्षेत्र कितना है उसके ऊपर। दूसरे में सरकार में जो जो भी मेन लीडर हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, उनके वेतन भत्ते कितने रहेंगे वो दूसरी अनुसूची में। जबकि अब तीसरी अनुसूची में क्या आएगा, तीसरी अनुसूची में आएंगे ओथ्स एंड अफर्मेशंस, मतलब शपथ पत्र एवं प्रतिज्ञा, जो विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को, जैसे कि वही राष्ट्रपति जी की शपथ, उपराष्ट्रपति की, लोकसभा के अध्यक्ष की, और इन सभी की जो शपथ होंगी ना, मतलब और भी पद हैं, और मंत्रियों की शपथ, इन सब की शपथ किन में, थर्ड जो शेड्यूल है उसमें उसमें डिटेल्ड मतलब इनमें मेंशन की गई है। ओथ एंड अफर्मेशंस रिक्वायर्ड टू फॉर इंडिविजुअल्स अपॉइंटेड टू वेरियस पोजीशंस। इनका पर्पज़ क्या था, थर्ड शेड्यूल का पर्पज़ क्या है, थर्ड शेड्यूल का पर्पज़ है पदों की नियुक्ति के लिए आवश्यक शपथ एवं प्रतिज्ञानों का विवरण करता है। प्रोवाइड्स द डिटेल ऑन द रिक्वायर्ड ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर अपॉइंटमेंट्स, मतलब जो पद हैं, जो पद हैं सरकार के, जैसे मंत्रियों के पद, और लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर हो गए, उपसभापति, सभापति, और भी जो राष्ट्रपति हो गया और मंत्री, उन सभी के उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, उनके पदों की नियुक्ति के लिए जो शपथ लेते हैं, वो शपथ और उनकी प्रतिज्ञाओं का विवरण शेड्यूल नंबर 3 में दिया गया है। इसके बाद आती है शेड्यूल फोर्थ की, शेड्यूल चौथी अनुसूची जो है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दिया गया है
शेड्यूल 4 का जो डिटेल्स की बात करें तो शेड्यूल 4 में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में की सीटों का आवंटन राज्यसभा में, मतलब राज्यसभा की जो फोर्थ शेड्यूल है वो एलोकेटेड दी सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, किस राज्य से कितनी सीटें आवंटन की जाएंगी, मतलब किस राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा की होंगी। ये स्टेट की और यूनियन टेरिटरी के लिए इनका पर्पज क्या था, राज्यसभा में सीटों के आवंटन के लिए विवरण देना, ये इसका पर्पज था फोर्थ शेड्यूल का। डिटेल्स द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा सीटों का आवंटन फोर्थ शेड्यूल। और जो फिफ्थ शेड्यूल आएगी, फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइब्स एरिया, जो आदिवासी क्षेत्रों का जो प्रशासन एवं जो नियंत्रण है, आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन एवं नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल इन ट्राइब्स एरियाज, इनका पर्पज था आदिवासी क्षेत्रों में विशेष प्रावधान एवं जो प्रशासनिक ढांचे को दर्शाता है, उनका एक अलग प्रशासनिक ढांचा कैसा रहेगा, उनके राइट्स क्या है, वहाँ के लोगों के, उन आदिवासी क्षेत्रों के लोगों के राइट्स क्या रहेंगे, उनका प्रशासनिक ढांचा क्या रहेगा, उसका बारे में ये इसका पर्पज था फिफ्थ शेड्यूल का। डिस्क्राइब स्पेशल प्रोविजंस, मतलब विशेष प्रावधान एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर ट्राइब एरियाज, जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके लिए प्रशासन एवं उनका नियंत्रण, ये फिफ्थ शेड्यूल में दर्शाया गया है। जबकि जो सिक्स्थ शेड्यूल, अब ये सिक्स्थ शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल को एक साथ में देखेंगे तब सिक्स्थ शेड्यूल अच्छे से समझ में आएगा। सिक्स्थ शेड्यूल में स्पेसिफिक 4 स्टेट्स जैसे असम हो गए, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा, असम, मेघालय, जैसे कि हम बताएं कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन हो गई, ये असम, मेघालय, ये त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 जो स्टेट हैं, इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, इनमें जो ट्राइब्स है, जनजातियां, एरिया हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, वहाँ की जनता के लिए अलग से अधिकार होंगे स्वायत्तता के लिए, और वहाँ के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है कौन, जो सिक्स्थ शेड्यूल है इन 4 राज्यों में के लिए, इनमें असम में, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है, उनमें एक विशेष उनके जो ट्राइब्स एरिया है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो जनजातीय क्षेत्र है, उनमें स्वायत्तता एवं प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है। ये आदिवासी क्षेत्रों के लिए था, लेकिन ये स्पेशल 4 क्षेत्रों के लिए, ये स्पेशल 4, इसके अलावा जो क्षेत्र आदिवासी जो क्षेत्र है उनके लिए शेड्यूल फिफ्थ, और स्पेशल जो 4 स्टेट का नाम आएगा तो शेड्यूल सिक्स। 5 और 6 हो गए। इसके अलावा जो 7वीं सूची है, 7वीं अनुसूची में क्या विषय डिवाइड किए गए हैं, कि जो कानून बनाने के लिए जो विषय हैं वो डिवाइड किए गए हैं, संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के, जिन्हें विधायी शक्तियों का बंटवारा कहते हैं। जैसे कि हमारा जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम पे जो केंद्रीय सूची, संघ सूची में 97 विषय थे, और अब ये 100 के अबाउट हो गए। वहीं राज्य सूची में 66 विषय थे, और जो समवर्ती सूची थी उसमें 47 सब्जेक्ट थे, जो अब 52 हो गए अबाउट, और जो राज्य सूची के सब्जेक्ट थे वो 63 रह गए। तो ये उन राज्य विषयों का बंटवारा है कानून बनाने के लिए। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिनमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्रीय विषय के, केंद्रीय विषय मतलब संघ सूची जो होगी उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और जो राज्य सूची के विषय होंगे उन पर राज्य केवल राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। इसके अलावा इनका पर्पज था केंद्र एवं राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों का विभाजन करता है, वही है कानून बनाने की, डिवाइड्स लॉ मेकिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। दी 8वीं जो शेड्यूल है उनमें जो भारत की जो आधिकारिक भाषाएं उनको मान्यता प्रदान किया गया था, मतलब कुल कितनी भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं जो 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान में मान्यता प्राप्त होगी। भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता है, जो डाइवर्सिटी है लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज में जो डाइवर्सिटी है उसको उनकी भाषाओं की सूची को प्रदान करता है, मतलब कि। इसके अलावा जो 9th शेड्यूल है, अब 8 शेड्यूल जो थी वो पहले से थी, इसके अलावा 4 शेड्यूल जोड़ी गई है। जैसे 9 शेड्यूल में क्या जोड़ा, जो सब इस शेड्यूल में जो भी विषय होंगे ना, उनका जो न्यायालय होगा, जो कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब कि इनको जुडिशियल रिव्यू से परे रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, इन पे जो भी कानून बनेगा उनकी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इन कानूनों को, उन कानूनों की सूची जो न्यायिक समीक्षा से परे है, विशेषकर इनमें, इसमें जो मेनली था जो भूमि सुधार कानून एवं समाजवादी कानून, इसके अलावा जो जमींदारी की प्रथा से रिलेटेड जो कानून थे वो इसमें शामिल किए गए थे। इन कानूनों की सुरक्षा करती है जो संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है, मतलब इन जो ये जो शेड्यूल है वो प्रोटेक्ट्स द लॉ दैट आर नॉट अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की जो आधारभूत जो मूल संरचना है उसके खिलाफ नहीं है, उन कानूनों को शामिल करता है। मेनली जैसे भूमि सुधार के और अन्य समाजवादी कानून, जैसे इसमें आ जाता है वो जमींदारी प्रथा, स्टार्टिंग में जमींदारी प्रथा से रिलेटेड कानून इसमें शामिल किए गए थे। इनकी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती।
इसके अलावा और सभी कानूनों की सुप्रीम कोर्ट है जो जुडिशियल रिव्यू मतलब उनकी समीक्षा कर सकती है, उनको अवैध घोषित है, शून्य घोषित कर सकती है अगर वो सही नहीं पाए जाते, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं पाए जाते। तो जो शेड्यूल है इसको जोड़ा गया था आरपीए एक्ट 1991 मतलब 1951 में जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसमें जोड़ा गया था। इसमें वर्तमान में देखा जाए तो 284 अधिनियम होंगे वर्तमान में कि जिन पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो 10th शेड्यूल आएगी, 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल किससे संबंधित है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। किन आधारों पर विधायकों को अयोग्यता से संबंधित है, मतलब उनको अयोग्य किन आधारों पर, जैसे दल बदल विरोधी कानून हो या किसी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस मतलब किसी लाभ के पद से रिलेटेड हो, तो विधायकों की अयोग्यता की स्थिति को परिभाषित करता है। ये इस 10th शेड्यूल को जोड़ा गया है कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। और ये किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। किन आधारों पर विधायकों को अयोग्य मतलब अयोग्य आप साबित कर सकते हो या अयोग्य घोषित कर सकते हो, उन आधारों को, उन स्थितियों को ये जो 10th शेड्यूल है उसमें परिभाषित किया गया है कि ये प्रॉफिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब किस लाभ के पद के आधार पर या दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित शेड्यूल है जो 10th शेड्यूल है। इसके अलावा जो 11th शेड्यूल है और जो 12th शेड्यूल है इनको साथ में पढ़ते हैं, अच्छे समझ आएगा। 11th जो शेड्यूल है इसको जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में जोड़ा गया है इसको। इसमें राज्य में ग्राम जो पंचायतें हैं, पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां एवं कर्तव्य एवं जिम्मेदारी दी गई है। पावर्स ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट लेवल, राज्य लेवल पर मतलब पंचायतों के गठन से रिलेटेड है। पंचायतों को अलग से कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ शक्तियां दी गई हैं। और जब इनको जोड़ा गया था इसमें कुल 29 विषय दिए गए थे इनको, इनमें कुल 29 विषय दिए गए थे। और पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का विवरण प्रदान करता है जो 11th शेड्यूल है पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993। जबकि जो 12th शेड्यूल है, 12th शेड्यूल ये 73 था, तो ये 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो भी 1993 में हुआ था, 1993 में जोड़ा गया है ये। और इसमें कुल विषय थे 18। ये नगर पालिका से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नगर निगमों के लिए कार्य क्षेत्र से रिलेटेड है, उनकी ड्यूटीज, उनकी शक्तियाँ, उनके कर्तव्यों से रिलेटेड है। नगर पालिका के कार्यों की सूची प्रदान करता है। प्रोवाइड्स ए लिस्ट ऑफ फंक्शनिंग फॉर म्यूनसिपलिसिटी मतलब टोटल इसमें 18 सब्जेक्ट्स थे, 18 सब्जेक्ट थे। ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड तो हो गया 11th, और नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है 12th जो शेड्यूल है। तो ये वर्तमान जो 12 शेड्यूल थे, इन 12 शेड्यूल जो भी वर्तमान में है ये इनकी कंप्लीट ओवरऑल स्थिति थी। एक बार क्विक रिवीजन कर लें इन सभी के बारे में बेसिक, ताकि और कंसेप्ट जो कुछ रह गया वो क्लियर हो सके। जो फर्स्ट शेड्यूल थी, जो फर्स्ट सीमा उन क्षेत्र से रिलेटेड थी कि उनका नामांकन परिसीमन को निर्धारण करते थे। दूसरी जो शेड्यूल थी, दूसरी शेड्यूल वे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायाधीश के वेतन एवं भत्तों से रिलेटेड थी। तीसरी में शपथ था, शपथ पत्र एवं प्रतिज्ञा थी आपकी शपथ, ये मंत्रियों की, और वही हमने पूरी डिस्कस कर चुकी शपथ से रिलेटेड। थर्ड शेड्यूल थी जो फोर्थ शेड्यूल के बारे में, फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों के बारे में कि राज्यसभा किस यूटी से, किस केंद्र शासित प्रदेश से और किस राज्य से कितनी सीटें होंगी। चौथे अनुसूची में बताया गया। पांचवी जो अनुसूची थी उसमें पांचवी और छठी में, पांचवी में आदिवासी क्षेत्रों में और छठी में केवल 4 स्टेट, जो स्पेशली 4 स्टेट में जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो ट्राइब्स एरिया हैं, उनका प्रशासन क्या होगा, उनके लिए स्वायत्तता उनके लोगों के अधिकार क्या रहेंगे, और प्रशासनिक अलग से प्रशासनिक ढांचे के लिए कुछ विशेष प्रावधान। पांचवी में आदिवासी क्षेत्रों में, और छठे में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य। इसके अतिरिक्त जो भी जगह होंगी जो आदिवासी क्षेत्र होंगे उनके प्रशासन नियंत्रण के लिए 5th शेड्यूल। 5, 6, 7th जो शेड्यूल है उसमें शक्तियों के डिवाइडेशन के बारे में है। केंद्र, राज्य और संघ, केंद्र और राज्य सूची में, समवर्ती सूची में विषयों का डिवाइडेशन 7, 7, 7 और 8, 22 मतलब 8, 22, 8, 22, 8 लैंग्वेज मतलब 22 जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज हैं, जो 22 जो भाषाएं उनको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता 8वें शेड्यूल में। 9th शेड्यूल की बात करें तो 9th शेड्यूल में वे जो विषय शामिल किए गए हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, मतलब सुप्रीम कोर्ट उनकी समीक्षा नहीं कर सकता 9th शेड्यूल में। मेनली इसमें जब शामिल किया गया था भूमि सुधार एवं अन्य। जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है कि अयोग्यता के आधार पर 10 पहले 10 ट्रिक देखो तो 1 से मतलब आए आप बने, और 0 वापसी समाप्त मतलब आपकी योग्यता से संबंधित प्रावधान है कि आप अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, आपको किन आधारों पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है विधायक को आप, तो विधायकों की इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ और प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब लाभ के पद के आधार पर इनका पर्पज। जो 11वीं और जो 12वीं जो शेड्यूल्स हैं, 11वीं पंचायती राज से रिलेटेड है और 12वीं है जो नगर पालिकाओं के
कार्य क्षेत्रों के लिए उनको जो शक्तियाँ दी गई है, उनके अलग से कर्तव्य और जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्र के अंदर, एक स्टेट के अंदर, स्टेट लेवल पे, उनसे रिलेटेड हैं। तो ये हमारी ओवरऑल देखी जाए तो ये कंप्लीट डिस्कशन था शेड्यूल्स के बारे में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना।